इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन शैली और उनके सहयोग के बारे में प्रकाश डालेंगे। अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी। एपीजे का पूरा अब्दुल कलाम आज़ाद जी का पूरा नाम है। 15 अक्टूबर सन 1931 को इनका जन्म हुआ। 27 जुलाई सन 2015 को इनका देहांत हो गया। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसा भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वही शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। प्रारंभिक जीवन 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में स्थित एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन ने तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहनें थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन भर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनकी दीक्षा संस्कार हुआ और उनके शिक्षक इयादुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, लेकिन वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई।
परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। वैज्ञानिक जीवन 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 में से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। उन्होंने रणनीति प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफ़ी कुछ उन्हीं को है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपनी उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया और उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्यालय 25 जुलाई सन 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी इनकी जीवनी का नाम विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी गई है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। यह भी ज्ञात हुआ है कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकें की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। यूँ तो अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहते थे। वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कलाम जी का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनाओं से मुक्त होना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सकें। ऐसे में सूचना तकनीकी का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। वैसे इनके विचार शांति और हथियारों को लेकर विवादास्पद हैं। राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद
कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रशासन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एयरो स्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए एक कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के एक उद्देश्य एक केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किया। मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ एक केंद्रीय विषय था भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार को हराने के लिए। उसका इन्होंने सफलतापूर्वक आरंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविता लिखने और वेन्नई नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्र को बजाने का भी आनंद लिया। अब्दुल कलाम आज़ाद जी का निधन 27 जुलाई सन 2016 को शाम को अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 पर गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के सीईओ जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया था तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग आईआईएम में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल वी षणमुखनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में षणमुखनाथन ने बताया कि कलाम को बचाने की कोशिश चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार। मृत्यु के बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 बजे पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इसकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरिज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी। उस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। 7 दिन के लिए राजकीय शोक मनाया गया था, एक बहुत बड़ी बात है। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान C-130J से भी भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम के शरीर को पालम एयरबेस पर ले जाया गया, जहां से इसे मदुरै भेजा गया। विमान दोपहर तक मदुरै हवाई अड्डे पर पहुंचा। उनके शरीर को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय व राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, कैबिनेट मंत्री मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू, पान राधाकृष्णन और तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल के सोरैया और वीसी षणमुखनाथ ने हवाई अड्डे पर प्राप्त किया। एक संक्षिप्त समारोह के बाद कलाम के शरीर को एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मंडपम भेजा गया। मंडपम से कलाम के शरीर को उनके गृह नगर रामेश्वरम एक आर्मी ट्रक में भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने
खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम केपी करुम्बु ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित 3,50,000 से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया था। अब्दुल कलाम आज़ाद जी का व्यक्तिगत जीवन। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुक्कुरल का भी अनुसरण करते हैं। उनके भाषणों में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। राजनीतिक स्तर पर कलाम चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका विस्तार हो और भारत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की और वे तकनीकी को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम जी अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी रहे। वे सदा स्मृति करते थे, चाहे वो दफ्तर का नौकर ही क्यों न हो, वे जीवन भर शाकाहारी रहे। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबें। कलाम जी ने साहित्य रूप से भी अपने विचारों को 4 पुस्तकों में समाहित किया है, जो इस प्रकार हैं: इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनसीलिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक रहे जिन्होंने 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त किए थे। ये 40 विश्वविद्यालयों से। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी के कथन थे। कलाम साहब की प्रमुख पुस्तकें निम्नवत हैं: चिंतन परक रचनाएं, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, पेंगुइन बुक 2003 में, इंडिया माय ड्रीम एक्सेल बुक 2004, इनविजिंग एन एम्पावर्ड नेशन, टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, टाटा मैकग्रा हिल प्रकाशन। इनके आत्मकथाएं की रचना, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, सह लेखक अरुण तिवारी, ओरिएंट लॉन्गमैन 1999 में लिखी थी। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस 2003, माई जर्नी, मेरी जीवन यात्रा, प्रभात पेपर बैग्स, नई दिल्ली। अन्य लेखकों द्वारा कलाम के जीवनी अथवा जीवन के विविध पहलुओं पर पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें कुछ निम्नवत हैं: इंटरनल क्वेस्ट, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुला आबदीन अब्दुल कलाम, एस चंद्राकृत, पेंटागन पब्लिशर्स 2002, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, आर.के. पूर्ति, अनमोल पब्लिकेशंस 2002, एपीजे अब्दुल कलाम द विजनरी ऑफ इंडिया के भूषण एवं जी कात्याल, एपीएस पब्लिशिंग कॉरपोरेशन 2002, पुरस्कार एवं सम्मान। कलाम के 69वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। 69वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गई थीं। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान दिया गया था, जो उनके द्वारा इसरो और डीआरडीओ में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपाधियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य हेतु प्रदान किया गया था।
1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न 1997 में दिया गया था, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीकी के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वान ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया था। वान ब्राउन अवार्ड से इनको पुरस्कृत किया था नेशनल स्पेस सोसाइटी ने सन 2013 में। धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में